सरोड में टोल प्लाजा, लखनपुर में टोल प्लाजा। लोग कहते हैं कि आप दिल्ली अमृतसर जम्मू एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो जब ये एक्सप्रेसवे बन रही है वो पुरानी रोड सारी आपने उखाड़ दी है। तो जब पुरानी रोड सारी आपने उखाड़ दी, सरोड में टोल प्लाजा जो हम इस सड़क की मेंटेनेंस के लिए देते हैं, वहां पर जो टोल हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं, लखनपुर में टोल हम मेंटेनेंस के लिए देते हैं, तो जब सड़क है ही नहीं तो किसकी मेंटेनेंस का टोल हमको पे करना है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं यही भाजपा है जिन्होंने सरोड में टोल प्लाजा उखाड़ा था। आपके पूर्व मंत्री और नेता चंद्रप्रकाश गंगा खुद गए थे और टोल प्लाजा तब तक लगने नहीं दिया जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई। आप 2014 में सत्ता में पहुंचे क्या? उसके बाद से आप लोगों को टोल प्लाजा के फायदे गिनवा रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये फायदा टोल प्लाजा का, ये फायदा टोल प्लाजा का, ये फायदा टोल प्लाजा का, जरूरी है, अच्छी रोड होनी चाहिए। सत्ता में आप हो तो टोल प्लाजा के फायदे गिनवाएंगे, सत्ता से आप बाहर जाते हैं तो कहते हैं टोल प्लाजा उखाड़ो। नहीं, हमने कभी कोई इस प्रकार का फायदा नहीं गिनवाया, कभी नहीं। आपको याद होगा जिन दिनों इस टोल प्लाजे को यहां लगाया गया था, उस वक्त भी वहां बड़ा केओस और मेस हुआ था। और उसके बाद जिसका आपने जिक्र किया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको उखाड़ फेंका था, और उसके बाद आप सत्ता में आ गए। उसके बाद जब वो सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया, हालांकि तब भी हमारा ये मत था कि टोल प्लाजा जो है वो कोई उसके समर्थन में नहीं था। आपने चिट्ठी भी लिखी थी एनएचएआई को, और मेरे पास चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिनके देख रेख में ये सारा निर्माण कार्य चलता है, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, तो मैंने उनके चेयरमैन को उस वक्त भी चिट्ठी लिखी थी। और उसका जवाब जब आया था तो मैंने वो आपके सामने भी रखा था। ठीक, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि बढ़िया रोड्स का निर्माण हम कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स का निर्माण करेंगे, जिन डिस्टेंसेस को कवर करने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं, वो 1-1.5 घंटे में सारे सफर पूरे हो जाएंगे। ठीक। और लगातार मैं उनके साथ कम्युनिकेशन करता रहा। ठीक। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, आपने ठीक कहा कि टोल टैक्स कब भरा जाता है, या टोल प्लाजा के ऊपर अच्छी रोड की व्यवस्था हो। सरकार ने अच्छी रोडें दी, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, और एक्सप्रेसवे बन रही है। और अब जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, स्वयं गडकरी साहब कहते हैं कि कटरा से दिल्ली 6 घंटे का सफर बाई रोड हो जाएगा, रेलगाड़ी से भी जल्दी जो है बाई रोड पहुंचेंगे। जबरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे देश में हुआ है। नितिन गडकरी साहब ने कमाल का काम किया है, लाजवाब काम किया है। और बात रही टोल की, तो टोल लोगों ने दिया है, लेकिन इस वक्त आम लोगों में इस बात को लेकर कंसर्न है कि जब सांबा, कठुआ, ये सारा मार्ग एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण कार्य के इस समय वो सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है और कई घंटों का जाम लगता है। पहला जाम तो कंस्ट्रक्शन के कारण है, ठीक, काम हो रहा है। उसके बाद दूसरा जाम टोल प्लाजा पर लग जाता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका रूल है कि टोल प्लाजा में 4 मिनट से ज्यादा गाड़ी खड़ी टोल के लिए नहीं होनी चाहिए। तो यहां तो 1-1 घंटा गाड़ी खड़ी होती। तो उसको लेकर हमने भी
जो है वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कल भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय एक डेलीगेशन, पार्टी के 6-7 बड़े सीनियर लीडर्स इन विषयों के लिए जिनको हमने ही ऑथोराइज किया है, उनकी मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह कहा कि इस वक्त चूंकि मैस और क्यास है, आम लोगों में इससे गमो गुस्से का इजहार करते हैं। टोल देने में कभी लोगों को कभी आनाकानी नहीं की किसी ने, लेकिन जब सड़क के निर्माण कार्य से, कंस्ट्रक्शन के काम से वहां जाम लग रहे हैं एक, और दूसरा फिर टोल के कारण दूसरा जाम लग रहा है, तो नियम ही वायलेशन हो रही। नियम है कि 4 मिनट से ज्यादा टोल प्लाजा के ऊपर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, तो वहां तो 40-40 मिनट लगते हैं, 4 मिनट तो दूर की बात है। तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात करेंगे। ठीक। और मेरी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई है। मैंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह कहा था कि आप एक व्यक्तिगत इनिशिएटिव लीजिए, जनता के हित में, आम लोगों को उसका फायदा हो। आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। सरकारी मुलाजम जो जम्मू से सांबा कठुआ की ओर जाते हैं, या कठुआ सांबा से जम्मू की ओर आते हैं, या किसी को यहां हॉस्पिटल आना है, बाजार आना है, या किसी कारोबार के लिए आना जाना है, या जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग यहां श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा हो, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हो, शाहदरा शरीफ की यात्रा हो, या जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आते हो, या यहाँ के जो मजहबी मरकज हैं वहां के लिए आते हो, तो लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह कहा था कि मैं बतौरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि वो चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे बात करेंगे। आज समाचार यह है कि उन्होंने बात की है, और बात करने के बाद एनएचएआई के चेयरमैन ने उनको आश्वस्त किया, और साथ में यह भी कहा है कि मैं एक टीम भेजूंगा जो टोल प्लाजा पर जाएगी, निरीक्षण करेगी और देखेगी क्या बेहतर है लोगों के लिए किया जाए। कैसे लेते हैं इस खबर को आप? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब से बात की है, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा, आप ही ने ये मुझे जानकारी दी है। कल हमारा जो एक हाई लेवल डेलीगेशन, शिष्टमंडल उनसे मिला, लगभग 1.5 घंटे उनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। मेरी अलग से तकरीबन 1-1.5 घंटा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अलग अलग इश्यूज को लेकर बातचीत, जिसमें यह विषय भी था। मुझे बताइए, क्या आपने स्मार्ट मीटर्स पर भी कोई बात की? क्योंकि जनता के बीच में इस वक्त यह है कि मुझे जरा टोल प्लाजे वाला विषय मैंने पहले कहा, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, उन्होंने कभी टोल देने में आनाकानी नहीं की। ठीक। लॉ अबाइडिंग लोग हैं, देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। ठीक। लेकिन चूंकि इस समय सारी सड़क उधड़ी हुई है, उखड़ी है, और निर्माण कार्य एक्सप्रेस हाईवे का चल रहा है, और जिसके चलते लंबे जाम्स लग रहे हैं। 2 किस्म के जाम हैं। एक कंस्ट्रक्शन के कारण, जब मशीनरी काम करती है, उसके कारण जाम हाईवे पर लगता है, और दूसरा साथ ही साथ जाम जो है वो टोल प्लाजा। तो इसलिए जब मैंने और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ बात की, उन्होंने हमसे एग्री किया था कि वो चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात करेंगे। और अच्छी बात है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन से बात करके इस सारे मसले का संज्ञान लिया है और उम्मीद करता हूं जो टीम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहां आएगी वो अपनी आंखों से देखेंगे। हमें भी अगर उनसे मिलने का मौका लगेगा हम भी उनको कहेंगे कि इस टोल प्लाजा के ऊपर रुको और जो आपकी गाइडलाइन है वो निकालो। तो ये देखो कि इस गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक। तो जब वो अपनी आंखों से देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सही फैसला लेंगे और जो तर्कसंगत है, जो तथ्य आधारित है कि सड़क के निर्माण कार्य के चलते जो दिक्कत आ रही है उसके चलते इस टोल प्लाजा को जो है इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए। ठीक। वैसे गडकरी साहब ने एक और घोषणा की है कि पूरे देश से टोल प्लाजा वो तो आने वाले वक्त में होगा, आने लेकिन वाले रविंद्र दिनों जी में अब वैसे भी खत्म होने, समय कम है, लेकिन पूरे एक देश एक अहम से सवाल, टोल प्लाजा खत्म होंगे ये गडकरी साहब ने ऐलान किया। एक अहम सवाल है स्मार्ट मीटर्स का। जहां तक ताल्लुक है, कश्मीर आप श्रीनगर चले जाएं, श्रीनगर पूरे शहर में स्मार्ट मीटर लग गए और हर जगह खंभों पर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। और मैं तो हैरान हो गया कि श्रीनगर में बिल्कुल इंटीरियर डाउनटाउन के एरियाज में, मतलब जिन हबा कदल का एरिया है, गव कदल का एरिया है, मंदरबाग का एरिया, इन इलाकों में, जिन इलाकों को आप इंटीरियर कश्मीर कहते हैं, मैसूमा के अंदर के इलाकों में, पूरे मैसूमा में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। और विरोध भी कई जगहों पर हुआ, बिजली कटी, अगले दिन मीटर लग गए। जम्मू में स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक तो गतिरोध बना हुआ है। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली कॉर्पोरेशन लोगों को कन्विंस करने में नाकाम है कि ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल ठीक चलते हैं, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। आम लोग कहते हैं जी हमको स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं, आप उखाड़ के ले जाओ, हमें चाहिए नहीं है, हमने स्मार्ट मीटर पर बिजली का बिल देना नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है उसको लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सत्ता से बाहर निकालो इनको। जब लोगों से पूछते क्यों, वो कहते हैं जब सत्ता से बाहर थे तब ये हमारी बात करते थे, अब आज ही हमें जो फायदे गिनवाने आ जाते हैं। फायदे इसलिए गिनवाते हैं कि बीजेपी ने जो लोगों की, गरीबों की, ज़ईफों के, मस्कीनों के, बेसहारा लोगों की भलाई के काम किए हैं और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और जो हमारे चुने हुए इलेक्टेड डीडीसी, बीडीसी, कारपोरेटर, काउंसलर्स या वार्ड मेंबर्स या हमारे पंची सरपंचीज या जो हमारे एक्स एमएलएज हैं या मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो तो अपनी अचीवमेंट्स गिनाएंगे कि हमने गरीब लोगों, आम लोगों की भले के लिए क्या क्या किया। अगर मोदी साहब ने आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख के गोल्डन कार्ड दिए जिससे एक आदमी एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज उस गोल्डन कार्ड से कर सकता है, तो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया। गरीब लोगों को जो फ्री राशन मोदी साहब देते हैं और जो स्मार्ट आपने कहा ना कि अचीवमेंट्स गिनाने आ जाते हैं, नहीं, आप अचीवमेंट तो गिनाते हैं। आप मतलब जैसे मैंने वो कहा कि स्मार्ट मीटर पर मैं आप जानना चाहता हूं जो गतिरोध, मैं वो भी बताता हूं। तो अगर गोल्डन कार्ड्स बने तो गरीबों को, आम लोगों को, जम्मू कश्मीर में तो सबको, चाहे सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे गरीब मजदूर किसान हैं, आप हैं, हम हैं, सबके पास मोदी साहब ने वो गोल्डन कार्ड दिए। किसानों को, मुझे याद है गांव का किसान जब बारिश पड़ती थी तो गांव के बड़े किसी रसूखदार घर में जाके उधार के लोन से पैसे लाता था और ट्रैक्टर से बिजाई करवाता था और बीज लेता था और उसका वो कर्ज ही कभी खत्म नहीं कर पाता था। आज 6-6 हजार रुपया साल का मोदी साहब की देन है कि किसानों के खातों में आता है। गरीब लोगों को हजार पेंशन है। गांव, शहर, हर जगह डेवलपमेंट के काम, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट मोदी साहब कर रहे हैं वो बहुत बड़ी देन है मोदी साहब की। वो गिनाना एज ए पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से हमारा फर्ज है और हम गिनाते हैं। रही बात जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स की, मीटर्स पहले भी लगते थे, लोग बिल पहले भी देते थे, गांव हो, शहर हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, मीटर लगे। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मीटर्स की रीडिंग खराब हो गई, जब एक महीने में एक घर का बिल 3000 आता है और उसी का बिल अगले महीने 10,000 आता है, तो प्रॉब्लम है। एक ऑटो ड्राइवर है यहां
ओल्ड सिटी में, नारायणा मोहल्ले में उनका एक वीडियो में देख रहा था। उन्होंने कहा 70,000 के करीब करीब उनका बिल आया। नहीं, 71 लाख के करीब, 71 लाख, सॉरी 71 लाख का बिल वो कैसे आ गया? तो रिजेंटमेंट तो होगी। सवाल मीटर लगाने का नहीं है, सवाल मीटर में गड़बड़ियों का है। जब मीटर्स की रीडिंग्स गड़बड़ हो रही है, एक परिवार मुझे मिला पैतीर्थी इलाके का, उन्होंने हमें कहा कि एक महीने में हमारा बिल 2700 आया, दूसरे महीने में 12,000 आया, ये कैसे हो गया? तो मैंने बिजली विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा इनके पिछले 5 महीने का मुझे बिल दिखाइए और इस महीने का दिखाइए। तो किसी महीने 2200, 2300 और 2700 और लास्ट बिल 12,000। तो मैंने कहा इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्या इन्होंने कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स लगाए हैं क्या? एसी, कूलर्स या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स लगाए हैं कि ज्यादा बिजली यूज कर दी? तो बोला कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये डिफरेंस क्यों आया? 200, 400, 500 का डिफरेंस तो समझ आती है। वो हमारे पास एग्जांपल्स आई। तो ऐसी बहुत सारी जगहों से जब लोगों ने हमें कंप्लेंट्स की तो फिर हमने ये मुद्दा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में लाया, पहले भी लाया, और फिर विषय आ गया प्रीपेड मीटर्स। तो कल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने, जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन गया था, उन्होंने ये सारी विषय रखा और एलजी साहब ने इस बात की जो है वो उन्होंने एग्री किया है कि प्रीपेड मीटर्स नहीं लगेंगे। वैसे भी बिजली जो है, पावर सप्लाई, प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे, आश्वासन दिया उन्होंने। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है यानी पोस्टपेड से ही काम चलेगा। प्रीपेड मीटर्स बेसिकली जो पावर सप्लाई है, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है। हेल्थ, पावर, वाटर सप्लाई, ये एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है। और एसेंशियल सर्विसेज कभी भी प्रीपेड नहीं हो सकती। ठीक। कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो हॉस्पिटल ये नहीं देखेगा कि ये बिल भरेगा कि नहीं भरेगा डॉक्टर, उसको लाजमी उस पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस को उस मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। कितना भी इंपॉर्टेंट वीआईपी मूवमेंट क्यों ना हो, उस रोड की रोक के एम्बुलेंस को निकालना होता है। ये पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज रूल्स में है। और पावर सप्लाई भी एसेंशियल सर्विसेज में आती है और वहां भी प्रीपेड नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि प्रीपेड मीटर्स इंस्टॉल नहीं किए जाएंगे। स्मार्ट मीटर्स, डिजिटल रीडिंग पहले भी होती थी, लेकिन जो गड़बड़ी रीडिंग्स में आती है बिल में महीने के बाद, जो डबल से, ट्रिपल से 3, 4, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा बिल आना शुरू हो गया, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और उसको हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में लाया। और उसके बाद एलजी साहब ने ऑर्डर दिया है कि सभी मीटर्स की टेस्टिंग वो हो रही है। मीटर इंस्टॉल करने से पहले, मीटर्स की रीडिंग लेने से पहले हर एक मीटर की टेस्टिंग होगी। उसकी जो यूनिट्स हैं और घर के जो ऑनर्स हैं, मालिक हैं, परिवार के लोग, उनके सामने वो टेस्टिंग मीटर्स की होगी और उसके बाद मीटर लगेगा। हाँ, ताकि लोगों को जो खदशात हैं, वो दूर, लोगों के जो कंसर्न हैं वो दूर होंगे और मीटर भी सही लगने चाहिए। फ्रॉडी काम नहीं चलेगा। अंत मुझे ये बताइएगा, कल सरकार ने, जम्मू कश्मीर बैंक ने, बेसिकली जम्मू कश्मीर बैंक में कार्यरत लंबे समय से 31 अगस्त को उन्हें रिटायर होना था, सज्जाद बजाज, उनके ऊपर आरोप ये है कि वो अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां जो घाटी के अंदर हो रही थी, उसके लिए नैरेटिव बिल्डिंग का काम कर रहे थे। कल सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और इस तरीके से लगभग अभी तक
120 के करीब करीब लोग हैं जिनको सरकार ने सरकारी मुलाजमत से बाहर कर दिया है। आरोप ये, या तो आप डेडवुड हैं या आप सरकारी मुलाजमत में भी हैं और आतंकी और अलगाववादी संगठनों के मददगार, उनके सलाहकार और उनके प्रोपेगेंडे को आगे चलाने वाले भी हैं। इस सरकार की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जिस देश में रहता है, जो जिस सरजमी में पैदा होता है और वहां का शहरी है, हर एक शख्स को, हर एक इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत होना चाहिए, देश प्यार होना चाहिए। हर एक शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। हम सबकी पहचान अपने देश से है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है, कश्मीर का है या भारत में कहीं भी रहने वाला है। हर एक देशवासी, देश के शहरी की यह जिम्मेवारी है कि उसको अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। और ये तो हमारे जो मजहबी किताबें हैं, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कुरान पाक हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, हर एक मजहब भी यही कहता है। हुब्बुल वतनी का जज्बा और खिदमत खलक का जज्बा हर शख्स में होना चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने इस किस्म की दुकानें यहां जम्मू कश्मीर में पिछले 35-40 सालों में चलाई हैं, जिसके चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया है, उन्होंने किसी का भला नहीं किया है। कश्मीर में अगर दहशतगर्दी थी, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलती थे, 1 लाख लोगों की जान पिछले 35-40 सालों में गई। उसमें उस 1 लाख में से 80,000 तो हमारे मुसलमान भाई बहन होंगे। और अगर कश्मीर के अंदर बंद काल दी जाती थी, हड़तालें की जाती थी, बाजार बंद होते थे, गाड़ियां बंद होती थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद होते थे, नुकसान किसका होता था? आम कश्मीरी मुसलमानों का नुकसान होता था। पत्थरबाजी कुछ लोग साजिश करके करवाते थे, नुकसान किसका होता था? आम कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहनों का होता था। इज्जतदार लोग जो रसूखदार थे, वो तो अपने बच्चों को वहां से लेके जम्मू में पढ़ाते थे, दिल्ली पढ़ाते थे, चंडीगढ़ में, देहरादून में, कितने ऐसे बच्चे हैं, बेंगलोर में, पूना में पढ़ाना शुरू कर गए। लेकिन जो गरीब था, असर रसूखदार नहीं था, मजबूरी में रहा, उसने जुल्म तशद्दुद सहा। आज जब पूरे कश्मीर में खुशहाली है, बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का साया खत्म हुआ है, हजारों लाखों लोग निकल के तिरंगा झंडे हाथ में लेके जश्न आजादी का 15 अगस्त उन्होंने मनाया। आपने अनंतनाग में जो तिरंगा रैली वहां हुई वो आपने देखी। 20,000 से ज्यादा लोगों के हाथों में तिरंगे झंडे थे। कुलगाम, शोपियान के अंदर कमाल हुआ है। श्रीनगर, पुलवामा, बांडीपुरा, बड़गाम, कुपवाड़ा, गांदरबल, बारामूला और गांव-गांव, शहर-शहर में लोग निकल पड़े हाथों में तिरंगे झंडे लेकर, क्योंकि लोगों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है, लोगों के दिल में मुल्क से मोहब्बत है, देश प्यार है। ये वो लोग जिन्होंने यहां कुछ दुकानें सजा के पिछले 35-40 साल कश्मीर को बर्बाद किया। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों के कत्ल के जो जिम्मेवार हैं, कश्मीर के अंदर जो कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की गई, ये कुछ लोगों ने साजिश की। आज उन लोगों के को जो उन्होंने किया है वो उनके सामने आ रहा है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी।
एज यू बो सोशल यूरी। सो शैल यू रीप। अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे का पेड़ पैदा होगा। कुछ लोगों ने बड़े जुल्म किए हैं, गलत किया है, और उन्हीं की गलत करनी उनके सामने आ रही है। आखिर इस दुनिया को चलाने वाला वो ऊपर वाला है, वो हिसाब बराबर रखता है। इंसान से, कानून से कुछ चीजें आप चोरी कर सकते हो, एक इंसान से दूसरे इंसान से पर्दाकशी करके झूठ, फ्रॉड और फरेब कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा सकते। हिसाब बराबर होगा।